हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएसएस नर्सिंग स्टूडेंट सपोर्ट पे आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ब्रोंकियल अस्थमा। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था ब्रोंकाई एक्टेसिस, ठीक है। अब अपन अस्थमा पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता क्या है, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। अस्थमा इज अ इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द टायर्ड सिम्टम्स डिस्पनिया, विजिंग, कफ एंड हैवीनेस ऑफ चेस्ट। इसके अंदर ये 4 सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो भी पेशेंट अस्थमा से सफरिंग कर रहा होगा, ठीक है। डिस्पनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। हैवीनेस ऑफ चेस्ट में उसको ऐसा लगेगा कुछ जैसे भारी भारी सा चेस्ट हो रखा होगा। और कफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसके अंदर, ठीक है। ड्यू किस वजह से होगा? ड्यू टू द हाइपर रेस्पॉन्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। जो ट्रेकिया है और जो ब्रोंकाई है उसकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप ये क्या किस वजह से होता है, ये क्या होता है, एकदम सडन और सीवियर अराइज होता है। उसकी वजह से ऐसा लगेगा जैसे कोई एयरवे एयरवे के अंदर क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, फिर उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होगा, रेस्पायरेशन अफेक्ट हो जाएगा और रेस्पायरेशन फिर फेलियर हो जाएगा और पेशेंट की कंडीशन एकदम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी, मतलब बहुत सीवियर कंडीशन हो जाएगी। और ये बहुत ही सीवियर और सडन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। मैंने गलत बोला था, इरिवर्सिबल नहीं है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल मतलब रुक रुक के होगा। ये रिवर्सिबल का मीन्स ये होता है, ठीक है। इसकी अपन डेफिनेशन देखेंगे कि अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवे। ये क्या होता है, क्रोनिक कंडीशन होती है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और जो जो क्या हो जाता है, जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, इडिमा मतलब स्वेलिंग हो जाएगी और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। जो ब्रोंकियल की स्मूथ मसल है उसके अंदर। अपन इसके अब देखेंगे टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ अस्थमा, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक्सट्रेंसिक अस्थमा और इंट्रेंसिक अस्थमा, ठीक है। एक्सट्रेंसिक अस्थमा के अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रेंसिक अस्थमा। इट इज आल्सो नोन एज एलर्जिक इम्यूनोलॉजिक अस्थमा, ठीक है। एक्सट्रेंसिक फैक्टर इफेक्ट करेंगे, जैसे बाहर वाले, जैसे कोई एलर्जिक कंडीशन हो गई, ठीक है, जैसे एटोपिक अस्थमा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है, इंट्रेंसिक या नॉन एलर्जिक और नॉन एटोपिक, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इंट्रेंसिक अस्थमा इज एनी एलर्जेंस एक्सटर्नल फैक्टर आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ अस्थमा। इसके अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर इसके अंदर क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। और उस एक्सट्रेंसिक के अंदर क्या हो रहा था, कोई भी एलर्जिक कंडीशन हो गई, कोई भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रेस हो गया, एटोपिक मतलब क्रोनिक कंडीशन हो गई, ठीक है, उस वजह से होगा। और इसके अंदर क्या होगा, इट मे बी एसोसिएटेड विद द अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या जीआरडी। जो इंट्रेंसिक फैक्टर होगा वो किस वजह से होगा, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर जीईआरडी हो गई, कोई भी जीआई सिस्टम से रिलेटेड है ना। जीईआरडी में बताया था ना, जो हाई HCl का एसिड होता है वो क्या हो जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। अब इसका जो प्रोग्नोसिस है वो क्या होता है, पुअर होता है। प्रोग्नोसिस मतलब इसका निदान, इसका ट्रीटमेंट वो क्या होता है, पुअर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता रखे, फिर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, इसके अंदर क्या होगा, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट, सीवियर और माइल्ड इंटरमिटेंट, ठीक है। माइल्ड के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे होगा, मॉडरेट फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, सीवियर मतलब ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी। और माइल्ड इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर सिम्टम्स आएंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अपन देखेंगे कोज एंड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। कोजेस क्या होंगे कि रिस्क फैक्टर मतलब हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर अपन देखेंगे हेरिडिटी, किसी को जेनेटिक मतलब जेनेटिकली कोई बीमारी है तो उसमें भी हो सकता है। कोई भी एलर्जिक कंडीशन हो गई, किसी को एलर्जी है डस्ट से है, किसी को एनिमल से है, और ठीक है, गैसेस, एयर पोल्यूशन, कोई भी है ना, कोई भी पोल्यूटेंट हो गए हो है ना, ठीक है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो गए उसकी वजह से भी हो सकता है। RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किसी को बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल फैक्टर मैंने बताया था, कोई भी जैसे कोई भी है ना फैक्ट्री में काम कर रहा है तो केमिकल डस्ट हो गई, ठीक है, मेटल वगैरह हो गए, उस वजह से भी होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर है फूड एलर्जेंस, है ना, ठीक है, कोई किसी को फूड से भी है ना, फ्रूट से भी एलर्जी होती है, कोई भी फ्रूट्स वगैरह से, ड्राई फ्रूट्स हो गए, मीट वगैरह हो गया, मशरूम, किसी को एलर्जी होती है ना उस वजह से। साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गए, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, ठीक है। किसी को मेडिकेशन से भी होता है, जैसे एस्प्रिन हो गया, ठीक है। एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा, जो एस्प्रिन होती है वो क्या करती है, वो भी अस्थमा को क्या करती है,
नेक्स्ट अपन देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, कोई भी एलर्जन हो गया या नो एलर्जन हो गया, अपन ने पढ़ा था एक्सट्रेंसिक है ना और इंट्रेंसिक फैक्टर। ये क्या करेंगे, हिस्टामिन रिलीज करेंगे, ठीक है। कोई भी एलर्जी हो रही किसी भी पर्सन को तो उसका हिस्टामिन रिलीज होगा, ठीक है। फिर इडिमा ऑफ ब्रोंकियल म्यूकोजा, उस वजह से क्या हो गई, जो ब्रोंकियल म्यूकोजा हो गई उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन, जो क्या करेगी, ब्रोंकियल सिक्रेशन का इंक्रीज करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, एयरवे के अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर उसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंको स्पाज्म हो जाएंगे, ठीक है। मसल्स क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। फिर कफ का प्रोडक्शन होगा, फिर उसकी वजह से क्या होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, विजिंग एंड हैवीनेस ऑफ चेस्ट, अपन ने पढ़ा था ना, ट्रायड सिम्टम होंगे। फिर उसी को अपन क्या बोलेंगे, अस्थमा, ठीक है। इसमें मेन तो याद रखना है कि ये रिवर्सिबल होता है। इसमें ट्रायड सिम्टम याद रखने हैं, कफिंग, वेजिंग, हैवीनेस ऑफ चेस्ट और डिस्पनिया, ठीक है। मेन तो इसमें यही है। फिर अपन देखेंगे इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। ब्रीथलेसनेस होगा, टेकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा, मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना, चेस्ट टाइटनेस होगी, उसको मतलब भारी भारी सा लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, एफर्ट फुल रेस्पायरेशन होगा, फिर रेस्पायरेटरी डिफिकल्ट होगी, ठीक है। उसका जो एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन दोनों ही अफेक्ट होंगे। फिर ठीक स्पुटम आएगा उसके अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है। अपन इसका क्या देखेंगे, अपन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, ठीक है। इसका अपन डायग्नोस कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे सबसे अपन पहले, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड, ठीक है, काउंट। फिर इसके अंदर स्पुटम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, एबीजी एनालिसिस करेंगे, आर्टेरियल ब्लड ग्लेस हो गया, पल्स ऑक्सीमीटरी देखेंगे, इसके अंदर CO2 और O2 का लेवल कितना है, कितनी ऑक्सीजन उसके अंदर है, ठीक है। फिर एलर्जिक स्किन टेस्ट करेंगे, किसी भी मतलब चीज़ से उसको एलर्जी तो नहीं हो रही, उस वजह से तो अस्थमा नहीं हो रहा है। ब्रोंकियल प्रोवोकेटिव टेस्ट, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक्सरसाइज हाइपर वेंटिलेट करेंगे पेशेंट को। इसके अंदर जो मेनिटोल होता है वो क्या होता है, एक तरह का, उसको पाउडर इनहेल करवाएंगे, ठीक है। तो उसकी अगर उस पाउडर को इनहेल करने के बाद अगर उसको इरिटेशन कोज होती है ना, इरिटेशन होती है तो अस्थमा नहीं होता होगा, उसके अंदर इरिटेशन अगर होगी तो अस्थमा नहीं होगा, और अगर इरिटेशन है तो उसको क्या होगा, अस्थमा होगा, ठीक है। अगर उसको इरिटेशन हो रही है तो क्या है, अस्थमा नहीं है। इसका अपन टेस्ट करेंगे उसको। फिर अपन इसका देखेंगे मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट है, तो उसको ब्रोंकोलेटर डायलेटर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। स्टेरॉइड करवाएंगे, स्टेरॉइड हो गए, कोर्टिको स्टेरॉइड इसके अंदर एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर एंटी हिस्टामिन देंगे, ठीक है, क्योंकि हिस्टामिन का रिलीज ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। उसको सिट्रीजन, एंटी हिस्टामिन में सिट्रीजन हो गया, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट, कफ एक्सपेक्टोरेंट हो गया, गामा पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, ये टेबलेट सारी वही है जो मैंने आपको ब्रोंकियोएक्टेसिस और ब्रोंकाइटिस के अंदर बताई थी, ठीक है। फिर अपन देखेंगे इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर पेशेंट को असिस्ट करेंगे अपन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, बाकी मैंने नोट्स के हिसाब से मैंने इसके मतलब डायग्नोसिस और पूरा मैनेजमेंट लिख रखा है इसके अंदर, तो आप लिख लेना नोट्स। इसमें क्या हो, सबसे पहले पेशेंट को असिस्ट करेंगे, ठीक है। सारा उसका सीवियरिटी करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, उसके जो भी सीवियरिटी हो रही है उसके साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले अपन असिस्ट करेंगे, कौन से टाइप का अस्थमा हुआ है उसको, ठीक है। फिर उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन कराएंगे, ठीक है। O2 एडमिनिस्ट्रेट 2 to 4 लीटर पर लीटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे उसको, ठीक है। फिर उसको मेडिकेशन भी देंगे। फिर हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करवाएंगे, उसका जो भी बॉडी अगर उसकी हाइड्रेट तो नहीं हो रही, उसको IV फ्लूइड वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, वाइटल साइंस उसके असिस्ट करेंगे। फिर ऑब्जर्व पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। फिर असेसमेंट ऑफ द टायर्ड सिम्टम्स असिस्ट करेंगे, डिस्पनिया, विजिंग, कफ एंड हैवीनेस ऑफ चेस्ट इसके अंदर। फिर उसका प्रिवेंशन क्या करेंगे, यूज रेस्पिरेटरी बैरियर एडवाइस, बैरियर है, ठीक है, एडवाइस टू पेशेंट टू द फैमिली मेम्बर एट द टाइम ऑफ फॉलो अप, ठीक है। हाउ टू टेक मेडिकेशन एंड हाउ टू यूज नेबुलाइजेशन, ठीक है, उसको बताएंगे, ठीक है, कैसे उसको यूज़ करना है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक अस्थमा होता है ब्रिटल अस्थमा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, इतना ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जाम में लिखो या नहीं लिखो, फिर भी पता रहना चाहिए। ब्रिटल अस्थमा क्या होता है, इट इज़ अ सीवियर फॉर्म अस्थमा। ये क्या होती है, सीवियर फॉर्म होता है। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सडन कोलेप्स ऑफ लंग्स, लंग्स क्या हो जाएंगे, अचानक कोलेप्स हो जाएंगे, ठीक है। और सडन रेस्पिरेटरी अरेस्ट
एंड सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म होगा और पेशेंट क्या हो जाएगा, सडनली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो पेशेंट का जो लंग्स होगा वो क्या हो जाएंगे, एकदम से अचानक से कोलैप्स हो जाएंगे और रेस्पिरेशन जो क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम से रेस्पिरेशन उसको मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इसका अपन मैनेजमेंट देखेंगे। इसके अंदर इंजेक्शन लगाएंगे एपिनेफ्रिन, जो ब्रिस्टल अस्थमा होता है ना, सॉरी ब्रिटल अस्थमा होता है ना, ब्रिटल, उसके अंदर अपन एपिनेफ्रिन का उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, अब अपन इसके मैंने बताया था नर्सिंग मैनेजमेंट में, इसके मैंने 3 डायग्नोसिस लिख रखे हैं इसके अंदर और उनके इंटरवेंशन लिख रखे हैं। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे लिख देना, जैसे मैंने सेम ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइक्टेसिस में बताए थे वो सेम ही है। मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर सुपरफिशियल बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न होगा, एक्सपायरेशन दैट डज नॉट प्रोवाइड टू एडवोकेट वेंटिलेशन, उसको वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है तो उसको क्या करेंगे, इंटरवेंशन के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर इसको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसका गोल होगा कि इसको ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन रखना है। ठीक है, इसका सेकंड डायग्नोसिस इनएफेक्टिव एयर वे क्लियरेंस, इनेबिलिटी टू इंक्रीज सिक्रेशन, मतलब ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ठीक है, तो उसको अपन मेंटेन करने के लिए उसको इंटरवेंशन के अपन लिखेंगे, ओटूस थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे से उसका चेस्ट एक्सरे करेंगे। ठीक है, उसको मतलब पेशेंट को डीप एक्सरसाइज करने के लिए उसको क्या करेंगे, अपन इंक्रेज करेंगे। ठीक है, थर्ड इम्बेलेंस न्यूट्रिशन एंड बॉडी रिक्वायरमेंट एंड डिस्पनिया एक्सेसिव कब प्रोडक्शन। ठीक है, उसको डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, उसको कब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, टू मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल इसका मेंटेन करना है। ठीक है, इसके लिए अपन उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे, ब्रोंको डायलेटर उसको देंगे। ठीक है, उसको कब प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है उस वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद में ये फोर्थ डायग्नोसिस देख लेना आप। ठीक है, इंसोम्निया, ठीक है, वो सो नहीं पा रहा है, ब्रोंको डायलेशन हो रहा है, तो उसको प्रॉपर मतलब है ना, उसके जो स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन करना है। ठीक है, उसके अंदर जो प्रोवाइड रेस्ट एंड स्लीप उसको देना है। ठीक है, उसको मतलब प्रोवाइड प्लान टू प्रोवाइड रेस्ट एंड स्लीप, उस पेशेंट के लिए कैसे वो सो सकता है, उसको रेस्ट कैसे करनी है उसको पूरा बताएंगे। ठीक है, उसका स्लीपिंग पैटर्न अपने को मेंटेन करना है। ठीक है, फिर उसके डायग्नोसिस के अंदर इंक्रीज द कफ प्रोडक्टिंग एंड विजिंग साउंड। ठीक है, उसमें देखेंगे कि कोई विजिंग साउंड तो नहीं हो रही है। ठीक है, बढ़ रही है तो उसको कैसे मेंटेन कर सके। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, उसका पेशेंट का जो क्या करेंगे, कंडीशन उसकी असिस्ट करेंगे, प्रोवाइड स्टीम इनहेलेशन प्रोवाइड कराएंगे, जो भी कफ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ताकि उसको उससे रिलीफ मिल सके। ठीक है, और उसको कफिंग एक्सरसाइज करने के लिए अपन बोलेंगे। ये सारे मतलब इंटरवेंशन और जो डायग्नोसिस है आप, मैं नोट्स शेयर कर दूंगी, आप उसमें से देख के लिख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।